नमस्कार दोस्तों। इसके आगे वाले वीडियो में हमने जाना था कि मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन कैसे हुआ था, यानी कि कौन सा डिसीज उसके पीछे था, और हमने उसके लक्षण भी जाने और उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसके लैब टेस्ट कौन कौन से होते हैं ये भी जाना, और वो क्यों होता है ये भी जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी कि वो किसको होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि अगर आप उसका समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं तो आपको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और साथ में हम जानेंगे कि आप कौन कौन सी इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दे, ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि आपका वजन बहुत ज्यादा होना, यानी कि आप अगर मोटापे से सफर कर रहे हैं तो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके जो वायु मार्ग है उसके आसपास आपका जो फैट है वो जमा हो जाता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरा देखें तो अगर आपकी जो गर्दन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा फैट जमा हुआ है तो भी आपको रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरा देखें तो पुरुषों में जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो महिलाओं की तुलना में उसका रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें टॉन्सिल्स एनलार्ज हो गए या फिर आपको एडेनॉइड्स हो गया है तो उसके कारण भी हो सकता है। अगला देखें तो अगर आपके आपके फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हुआ है, आपके मम्मी पापा को या फिर आपके किसी भी परिवार में किसी को भी हुआ है तो आपको भी हो सकता है। अगर आप धूम्रपान अधिक करते हैं तो भी आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं तो उम्र बढ़ने के बाद भी आपके जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं और कई बार आपको सर्दी जुकाम होता है या फिर आपको किसी चीज की एलर्जी होती है तो आपका जो नाक है वो सर्दी की वजह से बंद हो जाता है, तो उसमें जो लिक्विड जमा हो जाता है उसकी वजह से बंद हो जाता है, तो उसके कारण भी आपकी रिस्क जो है उसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और उसके कारण आपके रिस्क जो है वो बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है आपको पूरे दिन थकान महसूस हो सकती है। तो स्लीप एपनिया में क्या होता है, आपकी पूरी तरह से नींद पूरी नहीं हो पाती है और उसके कारण आपको पूरे दिन थका थका महसूस होता है और आपको चिड़चिड़ापन भी लगता रहता है। दूसरा देखें तो आपको हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हाई बीपी है, क्योंकि स्लीप एपनिया में क्या होता है आपके शरीर में आपके जो खून है उसमें ऑक्सीजन का जो स्तर है वो कम हो जाता है, तो उसके कारण आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी डिसीज हो सकता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक में मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए। उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो बार बार झपकता रहता है, यानी कि उसको इतनी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है कि उसको बार बार उसकी आंख खुल जाती है और आंख खुलने के बाद उसको बैठना पड़ता है और उसको लंबी गहरी सांसें लेनी पड़ती है, तब जाके उसको अच्छा लगता है, यानी कि डीप ब्रीथ करना पड़ता है। और लेकेसिस ऐसे व्यक्ति भी ले सकते हैं जो नेक के आसपास यानी कि गले के आसपास टाइट क्लोथ्स है वो सहन नहीं कर पाते, या फिर कोई भी वो चैन पहनेंगे या फिर कोई भी कॉलर जो उनके नेक को प्रेस कर रहा है तो ऐसा वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी लेकेसिस ले सकते हैं। और साथ में उनको सोने जाने से डर लगता है, उनको ऐसा डर रहता है मन में कहीं मैं सोने जाऊंगा तो मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, तो इस तरह से अगर आपके लक्षण दिखते हो तो आप लेकेसिस ले सकते हैं। लेकेसिस को आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम 2-2 बूंद लेना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है एमोनियम कार्ब। एमोनियम कार्ब आपको कब लेनी चाहिए, तो एमोनियम कार्ब अक्सर ऐसे लोगों को सूट करती है जिनके टॉन्सिल्स जो है वो एनलार्ज हो गए हैं और एडेनॉइड्स है वो एनलार्ज हो गए हैं, यानी टॉन्सिलाइटिस की जिनको दिक्कत हो गई है,
और साथ में उनको रात को जो नाक है उनका बंद हो जाता है और उसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो वो लोग एमोनियम कार्ब ले सकते हैं। दूसरा देखें तो इसमें क्या होता है कि उनकी बार बार सांसें अटक जाने की वजह से उनकी नींद खुल जाती है बार बार। और साथ में आपको अगर बहुत ज़्यादा दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। आपको एमोनियम का आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेना चाहिए। तीसरी मेडिसिन है एग्रेफिस न्यूटन्स। ये मेडिसिन उन लोगों को ज़्यादा सूट करती है जिनको बार बार ठंड लग जाती है और ठंड लगने की वजह से उनका जो टॉन्सिल्स है वो एनलार्ज हो जाते हैं, यानी कि उनको टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत होती है, तो उनको ये मेडिसिन सूट ज़्यादा करती है एगरेफिस न्यूटन्स में। और ये भी देखने को मिलता है कि साथ में उनके ईयर्स में से डिस्चार्ज होता है। तो अगर ऐसे आपको लक्षण दिखाई देते हो तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेना चाहिए। चौथी मेडिसिन है लेमना माइनर। लेमना माइनर आपको कब लेनी चाहिए? तो अगर आपके नाक में बहुत सारे पॉलिप्स हो गए हो और आपका जो नाक है वो बंद रहता हो हमेशा, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और साथ में आपके नाक में से डिस्चार्ज निकल रहा है तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है और वो जो डिस्चार्ज है वो वाइटिश येलोइश डिस्चार्ज है, तो आप लेमना माइनर ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं तो भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसको आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। और लास्ट मेडिसिन है सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम। ये आपको कब लेनी चाहिए? तो अगर आपको पॉलिप की टेंडेंसी हो गई है और साथ में आपका जो नाक है उसमें आपको बहुत ही जलन हो रही है और साथ में आपका जो आपके जो नाक में आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है, तो आप सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम ले सकते हैं। साथ में आपका जो डिस्चार्ज है वो येलो डिस्चार्ज निकल रहा है और साथ में कभी कभी ब्लड भी निकल रहा है, तो आप सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम ले सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको छींकें आ रही है साथ में, तो भी आप सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम ले सकते हैं। तो इसको आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम 2-2 बूंद लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह जानकारी मिली होगी इस वीडियो के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।